Hina, what do you mean by monetary policy? So monetary policy is the policy which is adopted by the central bank of the country to control the problem of inflation or deflation in favor of economy. बढ़िया। जितेश, फिस्कल पॉलिसी। Fiscal policy is the policy adopted by central government to control the inflation and deflation in the country. व्हाट डू यू मीन बाय, जनरल बातें पूछ रहा हूँ, आसान आसान पेपर में रहती है, टिक करने का काम सबको मालूम है, फिर भी डिस्कशन किसी को ना पता हो। इन्फ्लेशन, पुनीत, इन्फ्लेशन मीन्स टेंडेंसी ऑफ प्राइस राइज। डिफ्लेशन, tendency of price फॉल, on प्राइस फॉल। decrease. Price. यश आ गया क्लास में, यश। हाँ भैया। यश, ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल के चारों फेज का नाम बता दो सीरियल वाइज। सीरियल वाइज सबसे पहले रिकवरी से शुरू होगा या अपस्विंग से। अपस्विंग, उसके बाद स्विंग, फिर बूम, और फिर डाउन स्विंग, और फिर वो मेरा वो जो नाम चाहिए मुझे, नाम। जो नाम जो भूल मतलब गया। वैसी वाली सिचुएशन होती है लास्ट। नाम भूल गया, ये मामला गड़बड़ है भैया, ये गड़बड़ है। अब मैं तुमने गिद्ध, हिंदी में गिद्ध कहते हैं आई थिंक उसे। गर्त बोलते हैं, गर्त। नाम चाहिए मुझे, नाम। अरे भैया ऐसे कैसे काम चला। डिप्रेशन। ट्रॉफ, अरे ट्रॉफ। अरे सीए वालों को तो कराया है, ढंग से बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं। अरे बोल रही हो ना। ट्रॉफ। ट्रॉफ का दूसरा नाम जल्दी बताओ, नाम दूसरा। गर्त। अरे डिप्रेशन बोलते हैं बच्चे। यश, हाँ भैया। ट्रॉफ का दूसरा नाम। गर्त। अरे हिंदी, हिंदी थोड़ी ना लिखी होगी वहां। अरे इंग्लिश में बताओ, एक और नाम याद कराया, अभी तो बोला है मैंने, डिप्रेशन। जितेश बाबा याद है। डिप्रेशन। हाँ, एक और पूछ रहा हूँ जितेश, डाउन स्विंग, डाउन स्विंग का दूसरा नाम क्या है। रिसेशन। बढ़िया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मेरे पास। रिसेशन। हाँ रिसेशन, बिल्कुल ठीक है। भैया ये भूलने वाला काम क्यों कर रहे हो। दीपांशु, सेंट्रल बैंक का मीनिंग। The central bank is the apex institution for the monetary system of the country according to Banking Regulation Act 1949. RBI is declared as Central Bank of India. सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आरबीआई के लिए बोल रहा हूँ कुछ बातें, सबको मीनिंग याद है। अभी अभी बोला गया आरबीआई, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री, ऐसा आपने याद करा है। फिर उसके बाद अभी अभी दीपांशु ने याद कराया आपको, एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारे पार्लियामेंट में पास हो रहा है, कब, 1949 में। और इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के चलते हमने आरबीआई को सेंट्रल बैंक की पावर्स प्रोवाइड कर दी हैं, सबको मालूम है। फॉर एग्जांपल, मोनोपोली पावर टू इशू द करेंसी। तो यहां में एक एक्ट और बोलना चाहूंगा, एक्चुअली में आरबीआई को लेकर अंग्रेजों ने एक एक्ट पास करा। अरे अंग्रेज कोई भी चीज कानून के साथ चल रहे हैं, कानून पास करते थे, और कहां पर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, और वो हिंदुस्तान के लिए पास किया जाता था, और फिर हिंदुस्तान में उसको बना के भेज देते थे कानून को, और उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान को चलाया जाता था। अरे पीछे मैंने बात बताई थी 1909 का एक्ट, याद आ रहा है दीपांशु, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। फिर 1919 Yes, sir. सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है दीपांशु, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 50% एरिया ऑक्यूपाई करता है। एज इट इज हमने कॉपी कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अंग्रेजों ने बनाया था। बात समझ में आ रही है बच्चे। Yes, sir. तो मैं यहाँ बोल रहा था आरबीआई के बारे में। ये आरबीआई बना बाद में, पहले इसका एक्ट पास हुआ है, इसका एक्ट पास हुआ है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, अंग्रेजों ने पास करा था 1934 में। याद हो गया बच्चों, पूरी क्लास, आरबीआई एक्ट। पहले नियम बनाए जा रहे हैं कि कैसे कैसे काम करेगा बैंक, क्या 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 उसकी पावर्स होंगी। तो एक्ट पास हो रहा है, उसे क्या बोला जा रहा है, आरबीआई एक्ट 1934, जिसके चलते 1935 में ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गई, नाम रखा गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दीपांशु याद हो गया। Yes, sir. आरबीआई एक्ट 1934 में बना, इस एक्ट के बाद ये आरबीआई बन गया। कई बार क्या होता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन पहले बन जाती है और उसके नियम पार्लियामेंट में बाद में बनते हैं।
और कई बार ये उल्टा भी हो जाता है। तो आरबीआई को लेकर एक्ट बन रहा है 1934 में, सारे रूल्स रेगुलेशन डिसाइड हो रहे हैं। आरबीआई को ताकत दी गई एक्ट में कि भैया बाकी जितने भी साहूकार हैं उनके ऊपर नजर रखेगा ये और उनको कंट्रोल करेगा, पॉलिसीज बनाएगा। ये 1934 के एक्ट में लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। सर अंग्रेजों ने दी थी पावर या अंग्रेजों ने सिर्फ मनी अरेंज हाँ, बनाया था? नहीं, अंग्रेजों की बात बता रहा हूँ मैं। अरे हिंदुस्तानी तो भी थे ही नहीं, यहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे कुछ बेचारे। देखो हम सेंट्रल बैंक इसी को क्यों बना रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि बहुत कुछ पावर्स अंग्रेजों ने ही आरबीआई को दे दी थी भैया। नोट छापने के जब ये 34 में आरबीआई एक्ट बना था तो पेपर करेंसी तो चलती नहीं थी, तो उस जमाने में तो सबसे बड़ा रुपया चलता था। और ये रुपया कौन छापता था? गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया की पावर होती थी। तो वो पावर नहीं दे रखी आरबीआई को। आरबीआई को जब बनाया गया एक्ट तो उसमें पावर दी गई कि ये कॉमर्शियल सिस्टम को, जो ये मॉनेटरी सिस्टम है, जो सोसाइटी में साहूकार हैं, इनको लीड करेगा, कंट्रोल करेगा। ये क्लियर हो गया? उसके अकॉर्डिंग 1935 में आरबीआई बन गया। इसीलिए हमने आजादी के बाद इसी बैंक को चुना सेंट्रल बैंक बनाने के लिए, सेंट्रल बैंक बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? और उसकी पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी। अनन्या याद हो गया बच्चे? Yes, so तो बच्चों मैंने यहाँ दो बातें बोली हैं। एक, आरबीआई को लेके दो बातें बोली हैं। आरबीआई के दो एक्ट याद कर लो। आरबीआई एक्ट 1934 अंग्रेजों ने बनाया था, दूसरा हम लोगों ने पास करा कब? 1949 में। नाम क्या था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। हमने पावर्स इसकी और ज्यादा बढ़ा दी आरबीआई की और इसको हिंदुस्तान का सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दिया। और उन पावर्स में जो हमने बाद में जोड़ी है, मोनोपोली पावर टू इश्यू द करेंसी। बात समझ में आ रही है अनन्या? yes, so तो मीनिंग सबको याद है? एक बार इसके फीचर्स, एक, अरे सबको इसके, अरे क्या क्या काम थे इनके, कौन बोलेगा? दीपांशु याद है? सारे बचपन में याद करे थे आपने। पहला नाम मोनोपोली पावर टू इश्यू द करेंसी। Monopoly power to issue currency, bankers bank, banker to government, lender of last resort, custodian of exchange and cash अरे provider. एक मिनट रुको, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट से पहले एक और था, उसी सीक्वेंस में बताओ ना। कंट्रोलर ऑफ, Credit creation and money supply, हाँ उसके lender बाद of last resort, custodian of foreign exchange and money supply, cash reservoir, हाँ और कलेक्शन, clearing house function, हाँ clearing house function, collection and publication of data. बढ़िया बढ़िया। आसिफ आगे क्लास। आसिफ एक बार दोबारा बोलेगा सेंट्रल बैंक का मीनिंग जल्दी से। Central bank is an apex unit for the monetary system of the country. According to Banking Regulation Act 1849, 1949। 1949 RBI declared as the Central Bank of India. बढ़िया। तो भैया यहाँ मैंने एक बात और आपको बात बताइए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई एक्ट 1934 और उसके बाद आरबीआई बन रहा है 1935 में। 19 यश याद हो गया? 1935 में बन रहा है आरबीआई। हाँ भैया। यस। और 49 में इसको हिंदुस्तान ने सेंट्रल बैंक अनाउंस कर दिया। आगे चलेंगे जी। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी याद कर ली। इस चैप्टर में हम पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारी हमें याद है, बहुत सारी हम और करना चाह रहे हैं। सामने क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड अप टू द फर्स्ट 3-4 डिकेड्स। अरे 3-4 डिकेड्स का मतलब यहाँ 1950 से 1990 की बात हो रही है। सबने पुरानी क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। 1950 से 1990 हमने मिक्स इकोनॉमी, अच्छा यही पूछ रहा है वो आंसर, मैंने बोल ही दिया। अरे 1950 से 1990 तक हमने अपनी इकोनॉमिक पाथ में सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रक्चर रखा? यस जल्दी बोलेगा। मिक्स इकोनॉमी का पाथ सेलेक्ट करा था टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम। और उसके बाद 1991 में हमारे देश में क्या फॉलो हो रहा है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बोले तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं अपनी पोजीशन को इन ए स्लो पेस, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ हम अपने आप को धकेल चुके हैं। महक गोयल, बात समझ में आ रही है बच्चे? महक, अनन्या क्लियर है बच्चे? बोलूं आगे? yes, so विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी pertain टू मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट। अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करने वाली पॉलिसीज नीचे से ढूंढो अनन्या और बताओ। अभी सबने बताया A and C. बढ़िया, ए एंड सी। अभी बताया था, फिर दोबारा बोल देता हूं। फिस्कल पॉलिसी क्या है? पॉलिसी और टूल्स अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री टू कंट्रोल द सिस्टम इन फेवर ऑफ द कंट्री। और मॉनेटरी पॉलिसी में ये सारे टूल्स जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक फॉलो करता है सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए, उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोल रहे हैं बच्चों। और ये दोनों के दोनों एग्रीगेटिव, अरे सबको याद है, फिर भी किसी को ना पता हो तो बता दूं। जब पूरे देश की बात होती है, एग्रीगेटिव स्टडी होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअली किसी एक आदमी की कमाई की बात करें तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो आंसर यहाँ डमरू।
बच्चों आफ्टर 1990 हिंदुस्तान ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगा था $7 बिलियन का। कारण कुछ हिंट बोल देता हूं। 1990 गल्फ वॉर, पूरी दुनिया के लिए क्रूड ऑयल ब्लैक गोल्ड है, किसी भी कंट्री की लाइफलाइन क्रूड ऑयल के बगैर नहीं चल सकती, तो हर कंट्री की लाइफलाइन ब्लैक गोल्ड, बोले तो क्रूड ऑयल। वहां कुवैत को लेकर ईरान और इराक के बीच में लड़ाई हो गई, गल्फ वॉर, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हिंदुस्तान को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, हमारे पास पैसे की शॉर्टेज हो गई डॉलर की, और हम लोगों ने हमारे सेंट्रल बैंक ने बहुत सारा सोना गिरवी पे रखा, उसके बाद भी पेमेंट की शॉर्टेज थी। हमने वर्ल्ड बैंक IBRD, अनन्या IBRD की फुल फॉर्म बोलो। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। हमने इस बैंक से $7 बिलियन की डिमांड करी, और इन्होंने इंटरफेयर करते हुए इंडियन इकोनॉमी पे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने का प्रेशर दे दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन बोले तो प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना, प्रमोट करना, डीरेगुलेट करना। प्राइवेटाइजेशन में हमने याद करा था, दीपांशु बोलेगा, डिवेस्टमेंट, डेलीगेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, बच्चे याद कराया था मैंने, दीपांशु। Yes, sir. ये Yes, sir. प्राइवेटाइजेशन। Divestment. हाँ, और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक सिंगल हब बन जाए, यहाँ का वहाँ चला जाए, वहाँ का यहाँ चला जाए, कंपटीशन को प्रमोट करना। तो ये 1990 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने हिंदुस्तान में वर्ल्ड बैंक के कहने से इंपोज कर दिया, और हमारी इकोनॉमी टिल्ट हो गई टुवर्ड्स द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आंसर बोलो बच्चों, लिबरलाइजेशन बोले तो। दीपांशु आपका नंबर है बच्चे। Sir, लिबरलाइजेशन एक part mitigation of the wall of public sector. क्या बोला है आपने? डीरेगुलेशन, बिल्कुल ठीक बोला है। डीरेगुलेट करना, डीरेगुलेट करना किसको? प्राइवेट सेक्टर को। अरे प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमने पॉलिसी बना दी थी 1951 में, इन द नेम ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। अरे याद आ रहा है बच्चे? Yes, sir. अरे आपको याद होगा सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR 1956। याद करो बच्चों सारे। शेड्यूल ए इंक्लूड, याद कर लो पेपर के लिए, शेड्यूल ए इंक्लूड 17 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द, जल्दी जल्दी, ओन्ड बाय द स्टेट। शेड्यूल बी इंक्लूड 12 इंडस्ट्रीज, अरे बोलो बच्चों, प्रोग्रेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर। और शेड्यूल सी में रेस्ट इंडस्ट्रीज रखी थी, कैप्चर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द लाइसेंसिंग राज। और उसके लिए सरकार ने क्या बनाया? इंडस्ट्रियल एक्ट 1951। आगे चलेंगे बच्चों। तो यहां सरकार डीरेगुलेट कर रही है, लाइसेंसिंग राज खत्म कर रही है, अबॉलिश कर रही है। अरे प्राइवेटाइजेशन, दीपांशु। So mitigation हाँ। for A part. अरे माइग्रेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर किया जा रहा है, यही प्राइवेटाइजेशन है। एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट मालूम है, बाल को आपको एग्जांपल मालूम है। और ग्लोबलाइजेशन में दोनों बातें चलेंगी। फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी बनाई गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी बनाई गई। अरे FDI दो प्रकार, FDI की फुल फॉर्म बोलो दीपांशु। फॉरेन डायरेक्ट Investment. मैंने बताया था ऑटोमेटिक रूट है ये। इसके लिए किसी सरकार ने ऐसा सिस्टम पास कर दिया, अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, सरकारी अप्रूवल, किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी आदमी हिंदुस्तान में करोड़ों रुपया लाना चाहे, इन द नेम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये, वापस नहीं जा सकता। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट है, जिसे हम FDI बोल रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू भी पैसा आ सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का। उसके लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर जैसी चीजें करी जा सकती हैं। तो बच्चों ये FDI दो प्रकार का होता है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। याद आ रहा है बच्चे? दीपांशु Yes, sir. आगे चलेंगे जी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी समय के साथ साथ बदली है। हमने चैप्टर 1 बचपन में पढ़ा था, जहां पर हमने अंग्रेजों की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज पढ़ी थी, जिसमें वो कच्चा माल हमसे सस्ते दामों पर खरीदते थे, तैयार माल हमें ऊंचे दामों पर बेचते थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ। मोर देन 50% इंडिया फॉरेन ट्रेड किससे था? ब्रिटेन से। बचा हुआ बता दो, Britain. बचा हुआ बता दो श्रीलंका। China, Persia, Ceylon. बढ़िया। आजादी के बाद हम लोगों ने 1950 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज में क्या रखा? अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रमोट करने की बात करी, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनने की बात करी, जिसके चलते हमने बैरियर्स लगा दिए थे। बैरियर्स लगा दिए थे का मतलब आर्टिफिशियल बैरियर्स के दो नाम। एक आपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस पढ़ा है कि आप इससे ज्यादा क्वांटिटी बाहर से नहीं लाएंगे, और लाएंगे तो हैवी टैक्सेस इंपोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके दाम बढ़ जाएंगे, बोले तो टैरिफ बैरियर्स। याद आ रहा है बच्चे? Yes, sir. आफ्टर 1991 हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस इन ए स्लो पेस धीरे धीरे हटानी शुरू कर दी। टैरिफ बैरियर्स भी हटाने शुरू कर दिए, इंपोजिशन ऑफ टैक्स भी रिड्यूस करना शुरू कर दिया, लेकिन स्लो पेस में। अभी भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजों पर हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखी हैं और टैरिफ बैरियर्स भी लगा रखे हैं। जिस दिन हम अपने आप को प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिक्लेयर करेंगे, उस दिन ये सारे बैरियर्स खत्म हो जाएंगे।
6 क्वेश्चन, अनन्या आंसर चाहिए। So second वाली सही है। अच्छा, वो ये कह रहा है गलत और सही बताओ, सही और गलत बताओ। तो सेकंड वाला आप बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? सेकंड वाला सही है। द इम्पैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसी अकर्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन एंड, बढ़िया बात, इम्पैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिसी। जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके सक्सेसफुल होने के लिए कोई ना कोई डिपार्टमेंट होना जरूरी है और रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बगैर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपने पॉलिसी बना ली कि आपको 100% नंबर लाने हैं तो खाली पॉलिसी बनाने से क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा, डिसिप्लिन में डिसिप्लिन रूल सेट करने होंगे, किस किस को ये करना है उन सबको पार्टिसिपेट करना होगा। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अचीव किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ डिमांड साइड को दिखाती है, गलत बात। आपको मालूम है डिमांड सप्लाई दोनों मिलकर सिस्टम को चलाते हैं। खाली डिमांड किसी काम की नहीं है अगर सप्लाई ना हो तो। पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन डज नॉट इन्वॉल्व डिस्कशन विद द, अरे स्टेक होल्डर्स क्या हैं जिन्होंने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करी है, उससे पूछे बगैर पॉलिसी इंप्लीमेंट हो, गलत। सेक्टोरल पॉलिसी तो जिस सेक्टर से रिलेटेड है उसी सेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगी। आगे चलते हैं, दीपांश, यश 7th क्वेश्चन का आंसर चाहिए बच्चे। सब बच्चों ने चारों टर्म्स पढ़ी हैं? अरे 4 टर्म्स पढ़ी हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट, डीरेगुलेशन एंड डेलीगेशन। अरे किसमें पढ़ी है आपने? दीपांशु बताएगा बच्चे। अरे भूल गया, प्राइवेटाइजेशन, बी पार्ट होना चाहिए। द फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन वेयर गवर्नमेंट कीप होल्ड। अच्छा, अरे यहाँ पर तो वो पर्टिकुलर मीनिंग बोल रहा है। वैसे हमने प्राइवेटाइजेशन में 4 शब्द याद करे थे, डाइवेस्टमेंट, डीरेगुलेशन, और डिसइन्वेस्टमेंट, और एक क्या था, डेलीगेशन। याद आ रहा है यश? उन चारों का मीनिंग अलग अलग है, मैंने चारों का मीनिंग बताया था। 100% स्टेक, गवर्नमेंट बेच दे, डिसइन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा बेचे, जल्दी बताओ, डिवेस्टमेंट। याद आ रहा है बच्चे? यश बाबा आवाज नहीं आ रही बच्चों। जितेश बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। सर ऐसे इन चारों के अलावा कोई डीनेशनलाइजेशन भी होता है? नहीं, और चारों के अलावा नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में तो पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है, एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। डीनेशनलाइजेशन नहीं, अरे आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं डाटा बोल रहा हूँ, उन्होंने 4 ही शब्दों की बात करी है, सिर्फ 4 शब्द। डीनेशनलाइजेशन की बात नहीं हो रही है, शब्द का उपयोग नहीं किया जा रहा। ये क्लियर हो गया बच्चों? ओके सर। अच्छा, यहाँ पर आप पढ़ो वो क्या कहना चाह रहा है। गवर्नमेंट कीप होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट कह रहा है कि हम जिम्मेदारी रखेंगे और जो एफिशिएंसी टू डू द वर्क है मैनेजमेंट है प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। का मतलब अरे अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। बोले तो जल्दी बोलो, भी आंसर बोलो। Delegation. बिल्कुल ठीक है जी। आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एट्रीब्यूटेबल टू डेवलपमेंटल पॉलिसीज, बताओ कौन सा फीचर डेवलपमेंटल पॉलिसी नहीं है? हिना आप कोशिश करो। Sir, imposition of clearances and approvals. बिल्कुल ठीक है जी। ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान हो सके, लिफ्टिंग ऑफ कर्व्स ऑफ बिजनेस, क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव कंडीशंस, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जा सके जिससे बिजनेस ग्रो करे। डेवलपमेंटल पॉलिसीज, क्या डेवलपमेंटल पॉलिसी नहीं है? इम्पोजिशन ऑफ क्लियरेंस एंड अप्रूवल। भैया ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भैया इस चीज का अप्रूवल लेना है, ये करना है, वो करना है, ये अड़चन है। जितने ज्यादा इस तरह के क्लियरेंस और अप्रूवल लेने होंगे उतना टफ होगा बिजनेस एस्टैब्लिश करना। दीपांशु बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। से भैया यहाँ बढ़िया बात आ रही है। जितेश, आरबीआई की फुल फॉर्म बोलो पहले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मीनिंग बताया था, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। आरबीआई का डाटा याद करो। अभी मैंने बताया आरबीआई का एक्ट पास हुआ, अरे जल्दी बताओ कब? आरबीआई एक्ट 1934। 35 में बैंक बन गया, और बैंकिंग रेगुलेशन है 1949 बैंकिंग रेगुलेशन है। सेंट्रल बैंक की पावर दे दी। आरबीआई की बात खत्म। अब बात करते हैं सेबी की। जितेश, सेबी की फुल फॉर्म चाहिए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर चाहिए। अरे सामने लिख दिया मैंने, 1988। अरे सेबी के बारे में याद करो, ये डिपार्टमेंट कब बना है? 1988 में, लेकिन बाय लॉ काम ही नहीं कर पाया। अरे ये एक्ट कब बन, पूरी क्लास को बताएगा सेबी का एक्ट कब पास हुआ है पार्लियामेंट में? 1999। ओ बच्चे गड़बड़, 1992। यश बाबा सही बोलो।
1992. हाँ भैया, सेबी का एक्ट पास हो रहा है कब? 1992 में। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कब बन गई? 88 में। तो जब एक्ट पास होगा, एक्ट के बगैर पावर्स नहीं आएंगी, काम करने की ताकत नहीं आएगी। तो ये काम करना कब से शुरू कर रहा है? 1992 में। ये याद हो गया? ये याद हो गया जितेश? हाँ भैया. हाँ. तो वो पूछ ले इस्टेब्लिशमेंट ईयर, सेबी की फुल फॉर्म याद कर लो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 1988। सेबी का एक्ट पास हो रहा है पार्लियामेंट में कब? 1992 में। यानी तब से ही एक्ट के बगैर काम कैसे करेगा? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, डायरेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो 1992 से हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंशियल काम करना शुरू कर दिया। काम क्या है इसका जितेश बाबा? काम क्या है सेबी का? अरे आईपीओ की फुल फॉर्म बोलो। Initial public offering. अरे जब भी कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आ रही है, अपने शेयर बेच रही है, तो भैया शेयर होल्डर की प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा? कोई पैसा लेके कंपनी भाग गई तो आईपीओ लेके आकर, तो इस बात को कौन देख रहा है? सेबी। सेबी प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है। किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर या पब्लिक के लिए प्रोटेक्शन का रोल प्ले करता है। डिपार्टमेंट बनाया है, और अगर कोई कंपनी आपके साथ कोई गड़बड़ करे, जिसने कंपनी में पैसा लगाया है, तो इन्होंने सेबी ने एपेलेट बोर्ड बना रखा है, जुडिशरी सिस्टम बना रखा है, और वहां पर ये फैसले भी करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? जितेश बाबा, जितेश क्लियर है बच्चे काम क्या है? हाँ भैया. आईआरडीए की फुल फॉर्म बताओ। आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर का है ये, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितेश फुल फॉर्म बोलो आईआरडीए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. बढ़िया बात। एक बच्चा और कोई दोबारा बोलेगा। आईआरडीए की फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड, जल्दी बोलो, डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Insurance Regulatory and Development Authority of India. एस्टैब्लिशमेंट ईयर बोलो। 1999. 1999। काम क्या है इसका? इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है. Insurance- इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी अरे होल्डर. आपकी सोसाइटी में हर कोई लाइफ का बीमा करा रहा है। एक्चुअली में बच्चों क्या हुआ, पहले तो हिंदुस्तान की सरकार ने डिपार्टमेंट बना रखे थे। अरे नाम सुना है? एलआईसी, जीवन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम, सरकार ने बनाया था। तो सरकार प्रोटेक्शन का ध्यान रखती थी, लेकिन सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए इसे ओपन कर दिया आफ्टर 1991 ऑनवर्ड्स। प्राइवेट सेक्टर के जब लोग आ गए, जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, तो कहीं वो लोगों के हितों का एक्सप्लॉयटेशन ना करने लग जाएं, तो हिंदुस्तान ने क्या बनाया? आईआरडीए, लोगों के प्रोटेक्शन को देखने का काम। क्लियर है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 19, जल्दी बोलो। 99. प्राइवेट प्लेयर्स आने के बाद इसकी रिकमेंडेशन, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अरे प्राइवेट प्लेयर समझते हो, हर बैंक की इंश्योरेंस पॉलिसी है, सारे बैंक प्राइवेट प्लेयर्स हैं। अरे क्लियर है बच्चे? हाँ भैया. हाँ जी। तो बताओ यहाँ एसबीआई, आरबीआई, आईआरडीए क्या है ये? रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ढूंढ लो आंसर कहाँ है। पहला आंसर मिल गया। यश, 10th क्वेश्चन। बी पार्ट. अरे वो कह रहा है 30 मिलियन यूएस डॉलर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। भैया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, क्या बोला है आंसर? एफआईआई बोला है ना बच्चे? हाँ भैया. हाँ, एफआईआई की फुल फॉर्म बताएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होती है, और यहाँ पर पैसे को सेफ रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न के लिए एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाया जाता। मिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ इन्वेस्टमेंट की जाती है हाई रिस्क में रिटर्न को बढ़ाने के लिए, कुछ करी जाती है एवरेज में, और कुछ की जाती है डिफेंसिव स्टॉक में, जहाँ पर कंपलसरी रिटर्न आए और पैसा भी सेफ रहे। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? इसे बोलते हैं, इस मिक्सचर को इन्वेस्टमेंट तीनों जगह मिक्स करके करी जाती है एवरेज बना के, कि पैसे की सेफ्टी और रिटर्न को मैक्सिमम करने का काम। इसी को बोला जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ रही है बच्चे? यश बाबा हाँ भैया. आगे चलो। अरे एनआरआई का फुल फॉर्म बोलो। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया. भैया कोई भी आदमी जिसके मैटरनल या पैटर्नल, अरे मैटरनल पैटर्नल समझ, मदर साइड या फादर साइड से कोई अनडिवाइडेड इंडिया में रहा हो, और वहाँ बाहर जाके सेटल हो गए हो, और उनके बच्चे पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो गया सबको? एनआरआई? अरे बोल, जल्दी जल्दी बोलो जी। हाँ. Yes, sir. तो हिंदुस्तान के बाहर जो लोग रहते हैं, जिन्हें वहीं की सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन उनकी मदर साइड से कोई, अरे मदर की मदर या फादर साइड से कोई अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करता हो, तो उन लोगों को हम एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई बोलते हैं वो लोग। सर किसी और को एनआरआई नहीं बोलेंगे जो इंडिया से रिलेशन ना रखा हो, पहले कोई से एनआरआई नहीं बोलेंगे। एनआरआई का मतलब मैंने भी बताया है। मिस्टर रामलाल
बाहर रहते हैं, उनके मदर फादर भी फॉरेनर हैं, लेकिन पिताजी के अरे पैटर्नल समझते हो ना, फादर की तरफ से रिश्तेदारी, मदर की तरफ से रिश्तेदारी, तो मदर साइड या फादर साइड या दोनों में से कोई पीछे अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करता है, तो हम उस आदमी को आज एनआरआई बोलेंगे। क्या बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. Okay, sir. सर हाँ बोलो बच्चे। सर अभी कुछ एनआरआई लॉ भी चेंज हुआ है ना प्रॉपर्टी रिलेटेड। हाँ प्रॉपर्टी रिलेटेड, और पूरा हिंदुस्तान एनआरआई डे मनाता है। कोई बच्चा बताएगा? आप देखो बात क्या निकल के आ रही है, एनआरआई डे कोई बच्चा बताएगा? 9 फरवरी पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है एनआरआई डे। और बाहर और हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं जा पाए तो राष्ट्रपति या बड़े बड़े मिनिस्टर बाहर जाते हैं। ये जितने भी रिचेस्ट पर्सन है जो एनआरआई हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है एनआरआई हैं, उन सबको इकट्ठा करते हैं, हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोट करते हैं, उनके साथ प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? 9 फरवरी एनआरआई डे सेलिब्रेटेड बाय इंडिया फॉर द पीपल्स ऑफ एनआरआई। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। और टाइम टू टाइम रूल्स बनाते हैं अपनी कंट्री के फेवर में कि वो लोग वहां से यहाँ क्या ले आए, एफडीआई ले आए। बच्चों क्वेश्चनों पर चलेंगे। एफडीआई मैंने बताया था ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आती है, किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। सबको क्लियर हो गया? बोलो बच्चे। यस सर। ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आता है। इसके अलावा एक तरीका और है हिंदुस्तान में पैसा लाने का, वो क्या है? गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के द्वारा जितना मर्जी पैसा लाया जा सकता है। बच्चों द मेथड ऑफ एफडीआई अदर देन ऑटोमेटिक रूट अभी बताया था, जल्दी जल्दी बोलो। गवर्नमेंट रूट। जितेश बोल पाओगे बच्चे? जितेश बाबा। बच्चों अगले क्वेश्चनों का आंसर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। बढ़िया जितेश, आपको ही बोलना है। FIPB दोबारा बोलेगा बच्चे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रमोशन। बोर्ड। देखो डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें कोशिश की जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में बढ़ाया जाए। FII को बढ़ाने की बात हो रही है, FDI को बढ़ाने की बात हो रही है। अभी मैंने एनआरआई डे बताया। अनन्या एनआरआई डे कब मनाया जाता है बताना जरा? 9 फरवरी। और उसमें हमारे मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर, जिसके पास भी टाइम की सुटेबिलिटी हो, वो बाहर जाकर हमारे जितने भी एनआरआई हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन में हैं, रिच हैं, बड़ी बड़ी सरकार की पोजीशन में, उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया जाता है। सरकार खर्चा करती है, फिर उनको हिंदुस्तान की पॉलिसीज के बारे में बताती है। उन्हें कहते हैं आप पैसा लगाओ, जो रूल रेगुलेशन आपको चाहिए बोलो, हम आपके अकॉर्डिंग सिस्टम बदलेंगे, लेकिन पैसा ले आओ, ताकि देश में इन्वेस्टमेंट मोटिवेट हो सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। फिर ये उसके अकॉर्डिंग सिस्टम बनाते हैं। तो भैया एफडीआई इज नॉट परमिटेड। भैया कौन से सेक्टर में जितेश? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में परमिशन नहीं है जी। आगे चलेंगे जी। सेफ्टी का मैटर है ना, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब हम अनाउंस करेंगे तो हर सेक्टर में अलाउड कर देंगे। आने वाले समय में ड्यू टू पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, हर सेक्टर में एफडीआई आएगा बच्चों। सिर्फ सरकार लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेगी। तो जितेश बाबा क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम बहुत स्लो पेस में क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटाने का काम, टैरिफ बैरियर्स को हटाने का काम, इस तरह से कि हिंदुस्तान के उद्योग धंधे, इंडिजिनस प्रोडक्ट डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो इसीलिए धीरे धीरे हटाया जा रहा है, ताकि लोग कैपेबिलिटी को बढ़ा सकें और इस कंपटीशन को फेस कर सकें। भैया PSU की फुल फॉर्म पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सेल ऑफ 50% स्टेक PSU। अरे 51 होता तो बात अलग हो जाती, 50% बोल रहा है। कौन बोल? जितेश बाबा। जॉइंट वेंचर, डिसइन्वेस्टमेंट टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर। हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर। 50% बेचा जा रहा है। FDI इज अलाउड इन जितेश बाबा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड कहां पर है? टी प्लांटेशन में। अरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी है, और मजे की बात लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टी है। पिछले कई डिकेड से सबसे ज्यादा बनाता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कंजम्पशन, निकोटीनेस के अंदर। तो बच्चों टी प्लांटेशन में सबसे पहले सरकार ने एफडीआई ओपन करा था। तो एफडीआई आंसर आ गया बच्चे। जितेश आंसर बोलो। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन। यहाँ एक क्वेश्चन और याद करा है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन पूरी दुनिया में चाय की कौन कर रहा है? बोलो बच्चे। इंडिया। तो जितेश, आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया फॉलोड द मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1991 हम क्या फॉलो कर रहे हैं? 1991 अनन्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। एंड फॉलो द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हुंडई इंडिया लिमिटेड केम टू इंडिया through the foreign direct investment, that is automatic route. It is followed the path of, कौन बोलेगा? जितेश बाबा।
Indian subsidiary. भैया एक्चुअली में फॉरेन कंपनियां अपने नाम से आए तो हिंदुस्तान में टैक्स लगता है 50% प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन अगर वो इंडिया में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 अपने आप को रजिस्टर कर ले तो टैक्स हो जाता है 30%। तो टैक्स को कम करने के लिए ये हिंदुस्तान में आकर, जैसे हुंडई आ रहा है तो हुंडई इंडिया नई कंपनी लॉन्च करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियाज कंपनी एक्ट 1956। दीपांशु बात समझ में आ रही है? टू रिड्यूस द टैक्स। क्लियर है Yes, बच्चे? sir. तो ये यहाँ पर 100% सब्सिडी कंपनी बनाती है, सारा पैसा हुंडई लेके आया, हुंडई इंडिया बनाया टू रिड्यूस द टैक्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। तो ये क्या 100% सब्सिडी कंपनी। बट यहाँ में अगर मारुति की बात करूं, पूरी क्लास मारुति एस्टेब्लिशमेंट ईयर जल्दी बोलना है बच्चों, सबको याद कराया 1980 बच्चों, अनन्या 81. 81। तो बच्चों वहां पर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100 करोड़ की हिस्सेदारी थी। वो क्या था? जॉइंट वेंचर सुजुकी मोटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में इन द नेम ऑफ मारुति एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981। वो जॉइंट वेंचर था बच्चों। तो यहाँ आंसर क्या रहा जितेश बाबा? 100% सब्सिडी कंपनी। गवर्नमेंट पॉलिसीज के 4 टाइप जल्दी बोलो जितेश। रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, प्रोटेक्टिव एंड फैसिलिटेटिव। अरे क्लियर हो गया बच्चे? जितेश रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटिव, हाँ भैया। प्रोटेक्टिव एंड फैसिलिटेटिव। आगे चलेंगे। जितेश ब्रिक्स, भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं। 5 कंट्रियां हैं इसमें शामिल बच्चों, 5 कंट्रियां। बी बोले तो ब्राजील, आर बोले तो रशिया, पुराना नाम यूएसएसआर, आई बोले तो बोलो जी India. इंडिया, सी बोले तो चाइना। China. अरे जब ये चाइना। बना, जब ये एक्चुअली में बना था ना तो इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक BRIC। 4 ही कंट्रियां शामिल थी। एस्टैब्लिशमेंट ईयर याद कर लो 2006। जल्दी बोलो जितेश। एस्टैब्लिशमेंट 2006। 2006। 2010 में एक और कंट्री को शामिल कर लिया। कंट्री का नाम अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, और नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द ट्रेड बिटवीन दीज 5 कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कंटिन्यू जितेश। प्राइवेटाइजेशन, Privatization. प्राइवेटाइजेशन बोलो बच्चे। All of these. ऑल ऑफ दीज, बढ़िया बात जितेश। 23rd कौन FDI सा is गलत called है? portfolio भैया investment. एफडीआई कभी भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, भी मैंने बताया है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? FII। फुल फॉर्म बोलो FII. FII फॉरेन Foreign इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हाई रिस्क वाले शेयर्स, एवरेज वाले और लो वाले, तीनों में लगा रहा है। सिक्योरिटी को सेव कर, अपनी मनी को सेव करते हुए रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई नहीं होता। आने का तरीका बता दिया, ऑटोमेटिक रूट। जितेश बाबा करेक्ट FDI स्टेटमेंट। is not uniform. C. बिल्कुल बढ़िया। एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म इन ऑल द सेक्टर्स, आपने याद करा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड 100% परमिशन मिल गई है। किसी सेक्टर में 26%, 49% एंड 51%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसर्न ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? जितेश मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है का मतलब फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहा है। वो कौन सी है? Income with household. भैया डिस्पोजेबल इनकम सब याद कर लो। जितना पैसा आप कमाते हो सरकार उसके ऊपर टैक्स इंपोज करती है, बचा हुआ पैसा कहलाता है टैक्सेबल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम किस पर डिपेंड कर रहा है? फिस्कल पॉलिसी पर। द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ आइदर द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। यानी ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी मनी को कंट्रोल करने का काम बाय द सेंट्रल बैंक, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट। बोले तो क्रेडिट क्रिएशन। अनन्या बात समझ में आ रही है बच्चे? Yes, sir. अनन्या को आंसर बोलना है अगला। टैक्स रेट, टैक्स रेट ट्राई करो बच्चे। Lower the better. क्या बोला है? Lower the better. हाँ, लोअर द बेटर, बिल्कुल बढ़िया। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन Moderately higher the अरे better. मॉडरेट होने से क्या होगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करने का टारगेट बनेगा, और जीडीपी हायर द बेटर। बिल्कुल बढ़िया बच्चों, आंसर ढूंढ लेना। फॉलोइंग नॉट इंप्लाइड बाय लिबरलाइजेशन। जितेश बाबा Freedom of private sector. नॉट इंप्लाइड बाय लिबरलाइजेशन। Disinvestment. यस, अरे लिबरलाइजेशन में डीरेगुलेट किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज को डीरेगुलेट किया जा रहा है। तो डी कंट्रोल वाली बात ठीक है, डीरेगुलेशन वाली बात ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट गलत है। डिसइन्वेस्टमेंट कहाँ का पार्ट है? सबने याद करा है बच्चों? जल्दी बोलो। Privatization. प्राइवेटाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। Which of the following reasons are correct for considering the moderate low external? अरे फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। बोलो जी कौन बोलेगा इससे रिलेटेड? All of the प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बिल्कुल, हिंदुस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रेट, चाहे फिक्स फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात हो। आजकल हिंदुस्तान में क्या चल रहा है अनन्या बच्चे? फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसा है? 1990 FCX.
है जी, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट चल रहा है, कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जा रहा है इन फेवर ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। तो बच्चों ABC तीनों ठीक है, डमरू। अगले क्वेश्चन का आंसर, रीजन एनी लोअर इंटरेस्ट रेट मी कंड्यूसिव फॉर बिजनेस, बोलो बच्चे। जितेश बाबा। डी पार्ट होना चाहिए। अनेबल मोबिलाइजेशन, है जी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। भैया ए और सी दोनों सही है भैया इंटरेस्ट रेट जितना कम होगा, नेचुरल सी बात है, इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ मनी। जितना इंटरेस्ट रेट कम होगा, कॉस्ट ऑफ मनी कम होगी, उससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, ज्यादा होगी। पूरी क्लास जल्दी बोलो। ज्यादा होगी। प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट, पहला पार्ट ठीक हो गया बच्चों। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आंसर कौन सा रहा बच्चों? डी। और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, जितेश बाबा। यश, अरे सबने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नहीं होता, माइक्रो में सबने याद करा है। अरे बचपन सबको याद होगा, माइक्रो बेस्ड ऑन द पार्शियल इक्विलिब्रियम, बोले तो बेस्ड ऑन, अनन्या बेस्ड ऑन असम्पशंस। ceteris paribus. जबकि मैक्रो में जर्नल इक्विलिब्रियम होता है, नॉट बेस्ड ऑन असम्पशन, यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। सबको क्लियर? अनन्या क्लियर बच्चे? Yes, sir. बच्चों अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे, आज की क्लास यहीं रोकेंगे। इतना क्लियर है? हर्ष, हिना, जय सोनी? Yes, sir. तो अगली क्लास में नए टॉपिक